ओह, हम महाशय पोयरोट को जानते हैं, सिंथिया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आपका दोस्त था। हाँ, सचमुच, पोयरोट ने गंभीरता से कहा। मैं मैडेमोसेले सिंथिया को जानता हूं। यह उस अच्छी श्रीमती इंगलथॉर्प की दानशीलता के कारण है कि मैं यहां हूं। फिर, जैसे ही मैंने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, हाँ, मेरे दोस्त, उसने मेरे देश के 7 लोगों का आतिथ्य सत्कार किया था, जो, अफसोस, अपनी जन्मभूमि से आए शरणार्थी हैं। हम बेल्जियमवासी उन्हें सदैव कृतज्ञतापूर्वक याद रखेंगे। पोयरोट एक असाधारण दिखने वाला छोटा आदमी था। वह मुश्किल से 5 फीट 4 इंच से अधिक लंबा था, लेकिन उसने खुद को बड़ी गरिमा के साथ रखा। उसका सिर बिल्कुल अंडे के आकार का था और वह उसे हमेशा एक तरफ थोड़ा झुकाकर रखता था। उनकी मूछें बहुत कड़ी और सैन्य थीं। उनकी पोशाक की सफाई लगभग अविश्वसनीय थी। मेरा मानना है कि धूल के एक कण ने उसे गोली के घाव से भी अधिक दर्द पहुंचाया होगा। फिर भी यह विलक्षण ठिगना छोटा आदमी, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ, जो अब बुरी तरह लंगड़ा रहा है, अपने समय में बेल्जियम पुलिस के सबसे प्रसिद्ध सदस्यों में से एक था। एक जासूस के रूप में उनकी प्रतिभा असाधारण थी और उन्होंने उस समय के कुछ सबसे चौंकाने वाले मामलों को सुलझाकर जीत हासिल की थी। उन्होंने मुझे उस छोटे से घर की ओर इशारा किया जिसमें वे और उनके साथी बेल्जियन लोग रहते थे, और मैंने जल्द ही जाकर उनसे मिलने का वादा किया। फिर उसने सिंथिया की ओर उत्साहपूर्वक अपनी टोपी उठाई और हम चले गए। सिंथिया ने कहा, वह एक प्यारा छोटा आदमी है। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे जानते हो। आप अनजाने में एक सेलिब्रिटी का मनोरंजन कर रहे हैं, मैंने उत्तर दिया। और घर के बाकी रास्ते में मैंने उन्हें हरक्यूल पोयरोट के विभिन्न कारनामों और विजयों के बारे में बताया। हम बहुत प्रसन्न मुद्रा में वापस आए। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, श्रीमती इंगलथॉर्प अपने कमरे से बाहर आईं। वह शर्माई हुई और परेशान लग रही थी। ओह, यह तुम हो, उसने कहा। क्या कोई बात है, आंटी एमिली? सिंथिया ने पूछा। निश्चित रूप से नहीं, श्रीमती इंगलथॉर्प ने तेजी से कहा। वहां क्या होना चाहिए? तभी भोजन कक्ष में जा रही पार्लर की नौकरानी डोरकास पर नजर पड़ी, तो उसने उसे कुछ टिकटें बॉर्डर में लाने के लिए बुलाया। हाँ, मैं हूं, बूढ़ा नौकर झिझका, फिर झिझकते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता, माँ, बेहतर होगा कि तुम सो जाओ? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। शायद आप सही हैं, डोरकास, हाँ ही अभी नहीं। मेरे पास कुछ पत्र हैं जिन्हें मुझे डाक समय तक समाप्त करना होगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने मेरे कमरे में आग जला दी है? हाँ, मैं हूं। फिर मैं रात के खाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाऊंगा। वह फिर से कमरे में चली गई और सिंथिया उसे घूरती रही। विनीत, अच्छाई। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है, उसने लॉरेंस से कहा। ऐसा लगा कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि बिना कुछ बोले वह अपनी एड़ी घुमाकर घर से बाहर चला गया। मैंने रात के खाने से पहले एक त्वरित टेनिस खेल का सुझाव दिया और, सिंथिया सहमत होते हुए, मैं अपना रैकेट लाने के लिए ऊपर की ओर भागा। श्रीमती कैवेंडिश सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। हो सकता है कि यह मेरी कल्पना रही हो, लेकिन वह भी अजीब और परेशान लग रही थी। डॉक्टर बाउरस्टीन के साथ अच्छी सैर हुई? मैंने यथासंभव उदासीन दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं नहीं गई, उसने अचानक उत्तर दिया। श्रीमती इंगलथॉर्प कहाँ है? बाउडोर में। उसके हाथ ने खुद को बैनिस्टर पर जकड़ लिया, फिर वह किसी मुठभेड़ के लिए खुद को घबराने लगी और तेजी से मेरे पास से होते हुए हॉल के पार सीढ़ियों से नीचे बॉर्डर की ओर चली गई, जिसका दरवाजा उसने अपने पीछे बंद कर लिया था। जैसे ही मैं कुछ क्षण बाद टेनिस कोर्ट की ओर भागा, मुझे खुली बॉर्डर खिड़की से गुजरना पड़ा और संवाद के निम्नलिखित अंश को सुनने में मैं मदद नहीं कर सका। मैरी कैवेंडिश एक महिला की आवाज में खुद को नियंत्रित करते हुए कह रही थी। तो फिर तुम मुझे नहीं दिखाओगे? जिस पर श्रीमती इंगलथॉर्प ने उत्तर दिया। मेरी प्रिय मैरी, इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मुझे दिखाओ। मैं आपको बताता हूं कि यह वह नहीं है जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसका आपको जरा भी सरोकार नहीं है। जिस पर मैरी कैवेंडिश ने बढ़ती कड़वाहट के साथ उत्तर दिया।
बेशक, मुझे पता होगा कि आप उसकी रक्षा करेंगे। सिंथिया मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और उसने उत्सुकता से मेरा स्वागत किया। मैं कहता हूं, यह सबसे भयानक विवाद है। मुझे यह सब डोरकास से मिला है। कैसी पंक्ति? आंटी एमिली और उसके बीच। मुझे आशा है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है। तब क्या डोरकास वहां थी? बिल्कुल नहीं। वह दरवाजे के पास थी। यह वास्तव में एक पुराना उपद्रव था। काश मुझे पता होता कि यह सब क्या था। मैंने मिसेज राइक्स के अजीब चेहरे और एवलिन हॉवर्ड की चेतावनियों के बारे में सोचा, लेकिन समझदारी से शांति बनाए रखने का फैसला किया, जबकि सिंथिया ने हर संभव परिकल्पना को समाप्त कर दिया और खुशी से उम्मीद की आंटी एमिली उसे दूर भेज देंगी और फिर कभी उससे बात नहीं करेंगी। मैं जॉन को पकड़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर तौर पर उस दोपहर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। मैंने उन कुछ शब्दों को भूलने की कोशिश की जो मैंने सुने थे, लेकिन मैं चाहे जो करूं, मैं उन्हें अपने मन से पूरी तरह खारिज नहीं कर सका। इस मामले में मैरी कैवेंडिश की चिंता क्या थी? जब मैं खाना खाने के लिए नीचे आया तो मिस्टर इंगलथॉर्प ड्राइंग रूम में थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था और उस आदमी की अजीब असत्यता ने मुझे नए सिरे से प्रभावित किया। श्रीमती इंगलथॉर्प सबसे बाद में आईं। वह अभी भी उत्तेजित दिख रही थी और भोजन के दौरान कुछ हद तक संयमित शांति थी। इंगलथॉर्प असामान्य रूप से शांत था। एक नियम के रूप में, वह अपनी पत्नी पर कम ध्यान देता था, उसकी पीठ पर एक तकिया रखता था और कुल मिलाकर एक समर्पित पति की भूमिका निभाता था। रात्रिभोज के तुरंत बाद श्रीमती इंगलथॉर्प फिर से अपने घर चली गईं। मेरी कॉफी यहां भेजो, मैरी, उसने फोन किया। मेरे पास पोस्ट पकड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। सिंथिया और मैं ड्राइंग रूम में खुली खिड़की के पास जाकर बैठ गए। मैरी कैवेंडिश हमारे लिए कॉफी लेकर आईं। वह उत्साहित लग रही थी। क्या तुम जवान लोग रोशनी चाहते हो या गोधूली का आनंद लेते हो? उसने पूछा। क्या आप श्रीमती इंगलथॉर्प के लिए कॉफी लेंगी, सिंथिया? मैं इसे उंडेल दूंगा। परेशान मत करो, मैरी, इंगलथॉर्प ने कहा। मैं इसे एमिली के पास ले जाऊंगा। उसने उसे उंडेल दिया और सावधानी से लेकर कमरे से बाहर चला गया। लॉरेंस उसके पीछे चला गया और श्रीमती कैवेंडिश हमारे पास बैठ गईं। हम तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। वह एक शानदार रात थी, गर्म और शांत। श्रीमती कैवेंडिश ने खुद को ताड़ के पत्ते से धीरे से हवा दी। यह लगभग बहुत गर्म है, उसने बुदबुदाया। हमारे यहां तूफान आएगा। अफसोस, ये सौहार्दपूर्ण क्षण कभी टिक नहीं पाएंगे। हॉल में एक जानी पहचानी और दिल से नापसंद की जाने वाली आवाज से मेरा स्वर्ग बुरी तरह बिखर गया। डॉ बाउरस्टीन, सिंथिया ने चिल्लाकर कहा। आने वाला समय कितना मजेदार है। मैंने ईर्ष्या से मैरी कैवेंडिश की ओर देखा, लेकिन वह काफी शांत लग रही थी। उसके गालों का नाजुक पीलापन नहीं बदला। कुछ ही क्षणों में अल्फ्रेड इंगलथॉर्प डॉक्टर को अंदर ले आए। डॉक्टर हंस रहे थे और विरोध कर रहे थे कि वह ड्राइंग रूम के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है। सच तो यह है कि उसने सचमुच कीचड़ से लथपथ होकर एक खेदजनक दृश्य प्रस्तुत किया। आप क्या कर रहे थे, डॉक्टर? श्रीमती कैवेंडिश चिल्लाईं। मुझे माफी मांगनी चाहिए, डॉक्टर ने कहा। वास्तव में मेरा अंदर आने का इरादा नहीं था, लेकिन श्री इंगलथॉर्प ने जोर दिया। ठीक है, बाउरस्टीन, आप एक दुर्दशा में हैं, जॉन ने हॉल से अंदर टहलते हुए कहा। कुछ कॉफी लीजिए और हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं करूंगा। वह काफी उदासी से हंसा जब उसने बताया कि कैसे उसने एक दुर्गम स्थान पर फर्न की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की खोज की थी और इसे प्राप्त करने के अपने प्रयासों में वह अपना पैर खो बैठा था और अपमानजनक रूप से पड़ोसी तालाब में फिसल गया था। उन्होंने आगे कहा, सूरज ने मुझे जल्द ही सुखा दिया, लेकिन मुझे डर है कि मेरी शक्ल बहुत बदनाम हो जाएगी। इस समय श्रीमती इंगलथॉर्प ने हॉल से सिंथिया को बुलाया और लड़की बाहर भाग गई। बस मेरा डिस्पैच केस उठाओ, प्रिय। मैं सोने जा रहा हूं। हॉल का दरवाजा चौड़ा था। जब सिंथिया उठी तो मैं उठ चुका था,
जॉन मेरे करीब था। इसलिए 3 गवाह थे जो शपथ ले सकते थे कि श्रीमती इंगलथॉर्प अपने हाथ में कॉफी ले जा रही थीं, जो अभी तक चखी नहीं थी। डॉक्टर बाउरस्टीन की उपस्थिति से मेरी शाम पूरी तरह से खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी कभी नहीं जाएगा। हालांकि आखिरकार वह उठ गया और मैंने राहत की सांस ली। मैं आपके साथ गांव चलूंगा, श्री इंगलथॉर्प ने कहा। मुझे उन संपत्ति खातों पर हमारे एजेंट से अवश्य मिलना चाहिए। वह जॉन की ओर मुड़ा। किसी को भी बैठने की जरूरत नहीं है। मैं कुंडी चाबी ले लूंगा।